all in this current affairs series. This is a part 5. So guys, if you are preparing for the CLAT and targeting the some other law entrance exam, so this series is a very beneficial for you, because in this series हम cover करते हैं latest current affairs and related to that latest current affair dynamic static GK. Basically यहाँ पे हम discuss करते हैं CLAT pattern पे, but जो questions हम discuss करते हैं, these questions all the questions are beneficial for other law entrance exams. It means if you are targeting MH Law, CET, ALET, CUET, तो उसमें भी जो static question पूछे जाते हैं वो भी आपका काफी वेल वे में प्रिपेयर्ड हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम वीकली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और उसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कम से कम 2 बेनिफिट आपके होने वाले हैं अगर से आप कंटिन्यूस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो दिस इज द पार्ट 5 और इसमें हम डिस्कस करने वाले 24 से 30 मार्क्स तक। तो एक बेनिफिट ये होगा कि जैसे क्लाइंट एस्पिरेंट और सारे लॉ एस्पिरेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर स्टडी करो, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स अपडेट करो। सो अगर से ये सीरीज आप कंटिन्यू फॉलो करें तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि करंट अफेयर्स से किस टाइप के न्यूज को पिक करना होता है, किस टाइप के न्यूज पे फोकस करना होता है। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेट करके जिस तरह से स्टैटिक जीके मतलब किस तरह से कनेक्ट करके पूछा जाता है, जिसको हम डायनेमिक स्टैटिक जीके बोलते हैं, तो आपका दोनों अपडेट हो जाता है। तो इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट, तो वहां तो नो डाउट ये उसी पैटर्न पे डिस्कस करें, बट सारे के सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपको जीके सेक्शन से स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो वो अपडेट हो जाता है। और जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, किस न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में किस न्यूज को कैसे पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो ये हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द पार्ट 5 एंड इस पार्ट में हम 24 मार्क्स से 30 मार्क्स तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होप सो आप लोग अच्छे से वीडियो को एंजॉय करोगे, पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल से कनेक्टेड रहना, बिकॉज यहाँ पे स्टडी मटेरियल के साथ साथ आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके, एंड दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, तो दिस इज वेरी राइट टाइम, क्योंकि 2026 अगर टारगेट कर रहे हो तो अब डिले करोगे तो बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपने स्टडी को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट कर लो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विथ अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफलाइन के लिए, सो यू कैन ज्वाइन मैनुअल सेंटर लाइक वसई, दादर, बोरीवली एंड Pune. And if you want to join, if you are out of Mumbai and Pune, so आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और काउंसलर विल गाइड इन बेटर वे। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से जाके आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हर वीक में आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड कर देता हूं, जिसमें अच्छे खासे 25 क्वेश्चन आप इजिली अपडेट कर लो। और इसी तरह से मैं गारंटी दे रहा हूँ, कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। दोनों चीजें आपकी काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी। Now see here the first news, India's strategy to eliminate the नक्सलिज्म। नक्सलिज्म जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है, कि मतलब जो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं उनके एरिया रेड कॉरिडोर में आते हैं, जहां पे नक्सली अटैक, नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया के लिए। और इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच कंटिन्यू आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे इंडिया के जो आर्म पर्सनल है वो भी इसमें शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे नक्सली भी मारे जाते हैं, और ये हर महीने 2 महीने आपको न्यूज दिखते रहती है। तो यहां पे करंटली इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज। नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम है, उस पर अगर कुछ रहेगा तो मैं एक डिटेल दूसरा वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि नक्सलिज्म के रीजन क्या है, क्यों होता है, क्या बेसिकली रीजंस, मतलब जो किस सिचुएशन में ये चीजें इंडिया में इंक्रीज हुई हैं, कौन उनको सपोर्ट करता है, क्या उसके इंपैक्ट है, अभी तक कितने बड़े अटैक हुए हैं। तो इसका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। बाय द वे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा आप अपने एंड से भी पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। बाय द वे, एज पर द करंट अफेयर्स, व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द न्यूज, नाउ सी द यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड द नक्सल फ्री इंडिया, सेटिंग अ टारगेट टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म बाय 31 मार्च 2026। एक साल का टारगेट दे दिया है कि अगले साल तक नक्सलिज्म खत्म कर लेंगे। अब वो देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, बट बाय द वे यहाँ पे होम मिनिस्टर ने बोल तो दिया है, इंश्योर दैट नो सिटीजन हैज टू लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ इट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुलिस public order fall under the jurisdiction of the state government. However, to combat the left wing extremism, जिसको हम LWE बोलते हैं, the National Policy and Action Plan address
LWE 2015 adopted implementing the multi-pronged approach to combine the security measure, development initiative, community rights protections, large scale operation like the operation Green Hunt. याद रखना, it's related to नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए डिप्लॉय द पार्लियामेंट्री फोर्सेस टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म प्रेजेंस। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का नक्सलिज्म ऑफ द इंस्पायर्ड बाय द मॉइस्ट आइडियोलॉजी सिक्स टू ओवरथ्रो द स्टेट थ्रो। अब देखो, मैं ओवरऑल इस पूरे पार्ट को मैं आपको एकदम इजी और आसान भाषा में बता दूं कि नक्सलिज्म क्यों होता है। कि नक्सलिज्म माओइस्ट को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। वो अमीरों को देख के जलते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एंड उनका मानना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे लैंड का चाहे प्रॉपर्टी का, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो होता प्रॉब्लम एग्जैक्टली इंडिया में क्या हुआ है कि जो भी स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा है, बिहार है और तेलंगाना का जो ईस्टर्न एरिया है, तो इस सब एरिया में क्या होता है कि वहां पे जो फैक्ट्रीज लगी हैं, तो फैक्ट्रीज जो लगी हैं उसमें क्या होता है कि वो लैंड एक्वायर कर लिया जाता है। तो जो कंपनियां वो लैंड एक्वायर कर ली थी, तो वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं उनको रहने का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें भी इसमें जॉब दिया जाए, हमें भी ये सब सारी चीजें। तो ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो जब उधर डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं तो उनका लैंड एक्वायर किया जाता है, और लैंड एक्वायर किया जाता है तो उनकी जमीनें छिन जाती हैं। तो उस चीज के लिए वो लोग रेस करते हैं, कहीं ना कहीं एक सीधा गवर्नमेंट के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, राइट। तो इस पे मैं एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे स्टार्ट हुआ, नक्सली वर्ड कहां से आया, और नक्सलिज्म इंडिया के किन किन स्टेट में सबसे ज्यादा है, जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, एंड क्या क्या कब कब ऐसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि अटैक इनके कब हुए हैं, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो में। बाय द वे, अभी के लिए करंट अफेयर्स में ये है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें इंडिया से, ये होम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है। अब देखो इस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू as well as static point of view. The word Naxalite and Naxalism are derived from the name Naxalbari village where revolt occurred in 1967. In which state Naxalbari situated? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार आप ये वर्ड सुनते रहते हो। तो ये नक्सलबारी एक विलेज है, वहां से ये नक्सलिज्म वर्ड निकला हुआ है। तो अब कौन से स्टेट में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल याद रखना बहुत, एंड कुछ वहां के एरिया भी है जो कि बहुत फेमस है, कंटिन्यू अटैक्स भी होते रहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विथ, तो अभी हमने देखा एक ऑपरेशन का जो यहाँ पे नाम दिया था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, इट्स रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ द नक्सलिज्म। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन से रिलेट करके अदर क्वेश्चन फॉर्म किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार विच इज वेरी फेमस, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है, तो इसको आप भी रिमेंबर रखो। इट्स रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल, इंदिरा गांधी के पीरियड में जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया गया था उससे रिलेट करके है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द एंटी टेररिज्म स्क्वाड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो एंटी टेररिज्म कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इट मींस व्हेन यू विल रीड द आर्टिकल, जब भी आप आर्टिकल किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आपको वन बाय वन सारे ये इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990, करेक्ट आंसर। तो उसमें जब पढ़ोगे ना तो उसमें नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये सब सारी चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें लिंक होती जाती हैं। तो क्लैट स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो लिंक करके पढ़ना आना चाहिए, हर चीज को लिंक करके पढ़ना आना चाहिए, ओके, जिससे आपका स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड टॉपिक आपका इंप्रूव हो जाए। फुल फॉर्म ऑफ एनआईए, बहुत बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो एनआईए क्या है, तो अगर आपको हैबिट है पढ़ने की तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। Fifth number, which act empower the Indian armed forces to deal with insurgency in certain area, granting them special forces? अभी रिसेंट में जैसे मणिपुर चल रहा है तो वहां पे ये सब पावर दिया गया है। इट मींस कि आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है। जैसे पुलिस को नहीं है कि तुरंत देखते ही शूट कर दो, बट आर्म फोर्सेस को जो ये पावर दिया जाता है, अगर उनको डाउट हो गया कि यहाँ पे कुछ भी मतलब रॉन्ग एक्टिविटीज हो रही है या कुछ चीजें छुपाई गई हैं, कुछ हो सकता है, तो दे कैन फायर, दे कैन शूट कर सकते हैं किसी को। तो ये स्पेशल पावर दिया जाता है आर्म फोर्सेस को। तो एज पर विच लॉ, जो कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, स्पेसिफिकली मणिपुर में ये अप्लाई है, तो इसको बोलते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा। इसको लेकर के भी बहुत बार डिबेट होते रहता है कि कितना पावर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेरी बर्निंग न्यूज औरंगजेब एंड मराठा इंपायर से रिलेट करके जो आप फ्रिक्वेंटली अभी देख सकते हो अल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ, एंड एवरी डे इट इज अ पार्ट ऑफ द टीवी डिबेट। सो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हिस्ट्री से अगर से कोई पैसेज फॉर्म होता है तो शायद से यहां से फॉर्म हो जाए। तो आप लोगों को सजेशन है कि आप शिवाजी महाराज से रिलेट करके एंड मुगल एम्पायर औरंगजेब से रिलेट करके जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट से ट्राई करना आप लोग पढ़ने का। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है एज पर दिस पैसेज वाइज, जहां से हम कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। Public outrage in Nagpur leading the demand of the demolition of the Mughal ruler Aurangzeb 17th century tomb and Khuldabad Chhatrapati Sambhajinagar has raised the discussion about the Aurangzeb and Marathas. Aurangzeb Alamgir, the son of Shahjahan, was the sixth Mughal emperor after Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and Shahjahan, who ruled from 1658 से लेकर 1707 तक का पीरियड रहा औरंगजेब का। He was the last powerful Mughal ruler under the whom empire reached its greatest territorial extent but also faced the significant internal strife. And after that, Maratha Empire emerged in the 17th century under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj 1630 to 1618 का जो पीरियड रहा, who laid the foundation of challenging the declined Adil Shah and Mughal ruler in the Deccan. Sambhaji Maharaj 1657 to 1689, the eldest son of the Chhatrapati Shivaji Maharaj, and Saibai Nimbalkar, the ascend the Maratha throne 1618. In 1618, in Sambhaji Maharaj was betrayed, मतलब धोखा जिसको हम बोलते हैं, by the Gonji Singh, his brother-in-law, who revealed his location to the Mughals, and Shivaji leadership and Marathas unwearing the spirit reshaped the Indian history by challenging the Mughal dominance। तो ये सब पूरा देखो, यहाँ में बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, औरंगजेब का पीरियड यहाँ पे दिया है, शिवाजी महाराज का पीरियड दिया है, संभाजी महाराज का पीरियड दिया है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है, इनसे आपको कम से कम अवेयर रहना है, बाकी डिटेल तो हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो देखो एज पर द करंट अफेयर्स जो आउटरीच चल रहा है ये नागपुर वायलेंस वाला और किस रीजन से चल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला पैसेज, ये वाला हिस्टोरिकल फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ सी द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैसेज। मुगल जनरल हु डिसिवली डिफीटेड शिवाजी महाराज एंड मेड हिम एंटर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज। बेसिकली अगर से शिवाजी महाराज के पीरियड से देखोगे, मराठा इंपायर के पीरियड से देखोगे, सो ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है हिस्ट्री में। तो यहां से जो आपसे पूछा जाता है कि इनके बिटवीन हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये दो तीन स्टैटिक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट था। तो 1665 में ये हुआ था बिटवीन द शिवाजी महाराज एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिटवीन दिस वाज द मुगल जनरल बोल सकते हो, तो मिर्जा राजा जय सिंह। ओके, तो शिवाजी महाराज और मिर्जा जयसिंह के, राजा जयसिंह के बिटवीन हुआ था। कभी हुआ था? 1665 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी था। तो इसको डिटेल में कितने किले शिवाजी महाराज को देने पड़ते, वो सब सारी चीजें आपको स्टडी करनी चाहिए। व्हेन डिड द शिवाजी महाराज हैड हिज छत्रपति टाइटल? तो छत्रपति का जो टाइटल था उन्होंने कभी अज्यूम किया? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाए 1674 एडी। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिवाजी महाराज से रिलेट करके आपको इसको अपडेट रखना चाहिए। Chhatrapati Shivaji Maharaj founded and consolidated the Maratha Empire in 1674 with which of the following place as its capital? देखो कुछ जितने भी फैक्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं सारे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो रायगढ़ आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट, विच मुगल इंपरर इज कॉल्ड द जिंदा पीर? तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू औरंगजेब। औरंगजेब को बोला जाता था जिंदा पीर। औरंगजेब का जो टॉम है, जो मकबरा है, वो संभाजी नगर, जो पहले और औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पे है। और वही उसी प्लेस को लेकर के अभी जो सारा डिस्प्यूट और आप देख रहे हो नागपुर का वायलेंस जो हुआ है उसी को लेकर के हुआ है। तो एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो उससे रिलेट करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फॉट बिटवीन द राणा सांगा एंड बाबर? जो कि पानीपत का फर्स्ट वार माना जाता है, जहां से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बैटल है, पानीपत फर्स्ट वार, विच वाज हेल्ड इन 1526 बिटवीन द बाबर एंड नहीं, खानवा का पूछ रहा है, सॉरी, खानवा वाज विच वाज हेल्ड इन 1527। इसको खानवा युद्ध बोलते हैं, पानीपत युद्ध नहीं बोलते, सॉरी। ओके, राणा सांगा के बिटवीन जो हुआ था खानवा युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बिटवीन। ओके, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट ज्यूडिकल ट्रांसफर एंड इन हाउस इंक्वायरी। ज्यूडिकल ट्रांसफर एंड इन हाउस इंक्वायरी, बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। देखो ये जज साहब है जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, इनके घर पे गए थे यूरोप में छुट्टियां मनाने।
इनके घर पे आग लग गई और जब फायर फाइटर्स आए आग बुझाने के लिए, जो वहां के सिक्योरिटी पर्सन ने उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो फाइटर ने जब आग बुझा ली, अंदर देखा तो 15 करोड़ के कैश मिले हैं। तो समझो ये जज साहब ने ऐसा किया है तो फिर ये कैसे जस्टिस देते होंगे। अब उस पर तो हम क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, बट हाँ ये चीजें काफी न्यूज में है। तो इसको लेकर के जो सारी चीजें बन रही हैं कि ऐसे जजेस के ऊपर कोई एक्शन न लेके सीधा ट्रांसफर कर दिया गया, और ऐसे जजेस के अगेंस्ट जो एक्शन भी लिया गया तो कोलिजन ले लिया। अब वो कोलिजन कितना ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेगा, कितना राइट डिसीजन लेगा, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कोलिजन सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है कि इस जज के ऊपर जिनके पास इतना कैश मिला उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उनको पोस्ट से सस्पेंड करना चाहिए था, हटाना चाहिए था, बट उनको सीधा ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जो लॉयर है उन्होंने एक्शन ले लिया है कि नहीं ऐसे जज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉसिबल है ना कि अगर इतना पैसा इनके पास मिला तो इन्होंने करप्शन से कमाया होगा। अब करप्शन से कमाया अगर से होगा तो इन्होंने रॉन्ग जस्टिस दिया होगा, तो रॉन्ग जस्टिस दिया होगा तो जो इनके सामने जो लॉयर होंगे, जो एडवोकेट होंगे, जब ये डिस्कस करेंगे अपने इतने मेहनत से किसी केस को लड़ेंगे, अगर से इन्होंने ऐसे पैसे लेके जस्टिस देना स्टार्ट कर दिया तो इट इज नॉट फेयर, तो वो उनका अपना फियर है। तो कुल मिलाकर के ये जो सिस्टम है एक्शन लिया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो करंट अफेयर्स का बन सकता है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जो यहाँ पे जुडिकल ट्रांसफर हुआ है, इन हाउस इंक्वायरी हुई है इनसे रिलेट करके, अब ये कितना कोलिजन सिस्टम पे क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हो गया, अब यही सब सारी चीजें पार्ट ऑफ मैटर है। तो एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कोलिजन सिस्टम, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस आर्टिकल्स में मेंशन है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं कैसे होते हैं, जजेस को हटाया जाता है वो कैसे हटाया जाता है, तो ये सब सारे पॉलिटी से हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से हो, आपको सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए as per the exam point of view. The Supreme Court collegium has recommended the transfer of Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma to Allahabad High Court. These decisions came in the wake of allegations regarding the discovery of sack of burned currency at his residence. Simultaneously, an in-house inquiry procedure was initiated by the Chief Justice of India CJI Sanjeev Khanna. नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे रिलेट करके पूछा जा सकता है. Conduct a deeper investigation into the incident. Article 222 of Indian Constitution empower the President based on the recommendation of the CJI transfer of the judges, including the Chief Justice from the High Court to another. तो ये सब सारे डिटेल्स है गाइज, यहाँ पे जो मोटा मोटी मैंने आपको स्टोरी बता दिया कि देखो क्या स्टोरी है। आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। नाउ द क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं वो देखो। द विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या हो सकता है? एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Then High Court in India has empower to review its own judgment as a Supreme Court. I think दोनों करेक्ट है। अगर आप लोग भी लॉ एस्पिरेंट हो तो बताओ, खुद से पहले आंसर मार्क करना फिर देखना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल कैन सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी सेक्शन को पढ़ते हो, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं तो सारे जो रिट्स हैं और उनसे रिलेट करके किस आर्टिकल में मेंशन है, ये हर साल नॉर्मली पूछा जाता है तो आर्टिकल 32 आप रिमेंबर रखोगे, विच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस, सुपरलेटिव टाइप का क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। सो हीरालाल जे कानिया। अभी के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो आप कमेंट में मेंशन करोगे। अभी के जो करंट चीफ जस्टिस है, पैसेज में नाम भी है उनका, आप कमेंट में मेंशन करोगे। देखता हूं कितने लोग सीरियसली इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। इट मींस किसको रिजिग्नेशन देता है? तो जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अब देखो यही क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे संजीव खन्ना आप याद रखोगे। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 50 नंबर के, 51 नंबर के, 52 नंबर के, 53 नंबर के। ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ कौन से नंबर के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? कमेंट में आप मेंशन करोगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एमपी सैलरी हाइक वर्सेस वर्कर वेजेस स्टैग्नेशन। तो देखो भाई, यहाँ पे जितने एमपी है ना, उनकी सैलरी हाइक को लेकर के बात चल रही है, हुआ भी है, बट अगर से नॉर्मली लोगों के वर्कर के देखोगे तो उनकी सैलरी में लास्ट 3-4 साल 5 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब जो आज के 5 साल एक एटीएम कार्ड का गार्ड 10,000 रुपए कमाता था, वो भी आज भी वो 10,000 ही कमा रहा है। इवन बहुत केसेस में तो कम भी हुआ है लोगों का। और यहाँ पे जिस तरह से इनकी हाइक हो रही है, जो पे कमीशंस गवर्नमेंट ने लागू किया है, तो इन सब को लेकर के जो यहाँ पे एक आर्टिकल काफी न्यूज में रहा
कि मतलब खुद का सैलरी बढ़ाना है तो देखोगे ना तो पार्लियामेंट में सारे एमपी की जो अटेंडेंस होती है वो 100% हो जाती है, बट और कोई लॉ को लेकर के जब भी डिस्कशन रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज क्रिएट करता है कि कितने कंसर्न है वो आम पीपल जो कॉमन मैन को लेकर के। तो ये चीज यहाँ पे न्यूज में थी, तो इससे रिलेटेड कुछ डेटाज है, कुछ फैक्ट है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं एज पर द पैसेज वाइज, और इससे रिलेटेड करके क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हम देखेंगे। सो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द 24% हाइक। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 10% 20% मिलता है, इनको 24%। एक कारपोरेट की तरह, जैसे कारपोरेट में मिलता है ना जॉब चेंज करने पे 30% का इंक्रीमेंट, तो वैसे यहाँ पे 24% का बिना चेंज किए ही मिल गया है। द सैलरी एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी विद द retrospective effect from the 1st April 2023. However, the Indian Employee Report IER 24 revealed the stagnation and decline in the real wages of the Indian working population, highlighting the growing the economic divide. MP salary increased 1.24 lakh month, daily allowance is the 25 and pension 31,000। अब ये सब देखो डेटा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ना आए पता होना चाहिए एज अ गुड सिटीजन होने के नाते। सिंस 2018 सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द एमपी आर रिवाइज every 5 years based on the cost inflation index instead of requiring a separate parliamentary approval. Average real wages of the regular salaried workers decline from the 10,925 2022 से 10,700 देख लो यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। जो मैं एक एग्जांपल बता रहा था आपको कि एक सिक्योरिटी गार्ड की अगर जो एटीएम के सामने खड़ा है उसकी सैलरी अगर 10,900 थी तो वो 10,790 हो गई, मतलब कम हो गई। और अगर से इन्फ्लेशन मिनिमम मैं मान लूँ 6% से भी बड़ा होगा, तो 6% से बड़ा होगा तो मतलब समझ लो एक साल में 6% बढ़ गया। तो और अगर से देखा जाए तो एक तो सैलरी कम हुई और इन्फ्लेशन भी 6% बढ़ गया, तो उसकी सैलरी और कम हो गई, राइट जी। मतलब जो चीजें, मतलब अगर से दूध वो 50 रुपए का खरीदता था तो अब दूध 53 रुपीज की हो गई, अगर से इन्फ्लेशन 6% बढ़ा तो अब इसके लिए तो महंगा हो गया और उसकी सैलरी ऊपर से कम हो गई, तो इसके लिए डबल इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये आम पीपल के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो यहाँ पे रेज किया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है और यहाँ पे इन लोगों की सैलरी हाइक किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्ट बताता है कि जो पब्लिक के इलेक्टेड मेंबर है वो अपना भला कर रहे हैं, आम लोगों से इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो मिला के ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है हमारे लिए। एज अ सिटीजन हमें पता भी होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट हमें इनसे रिलेटेड डेटाज भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन अपीयर करना है। सो देखो यहाँ पे जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन इंडिया, मतलब टोटल लोकसभा की कितनी सीट है इंडिया के पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो लोकसभा में जो पब्लिक से इलेक्ट होकर आते हैं 543, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिलिमिटेशन होने वाला है शायद साउथ इंडिया के, देखो कुछ स्टेट बहुत सारे क्वेश्चन रेज भी कर रहे हैं इस पे क्वेश्चन, मतलब हमारी सीटें कम ना हो जाए, नॉर्थ की सीटें काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि नॉर्थ में कैसा एमपी ज़्यादा आते हैं तो गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द बेनिफिट वही लोग लेके जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो कम है। और इससे होता क्या है कि उनकी जीडीपी अच्छी है, वो टैक्स ज़्यादा देते हैं और पूरा बेनिफिट ले जाते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाले जो जहाँ की आबादी ज़्यादा है और लोग कुछ नहीं करते, वहाँ की जीडीपी कम है और गवर्नमेंट से जो सारा फंड आता है सारे वो इस स्टेट में लेके जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें ना थोड़ा सा एज अ कॉमन सिटीजन आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ा करो। एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम में देखो आएगा आपकी रीडिंग अच्छी होगी, नॉलेज अच्छी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जो क्या चल रहा है। इसीलिए करंट अफेयर्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना। करंट अफेयर्स का मेन पर्पस यही है कि हाउ यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड यू इन योर कंट्री, इंटरनेशनल लेवल, या फिर पास्ट की हम बात कर लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इसीलिए ये सब सारी चीजें होती हैं। तो इसको ऐसा बोझ समझ के मत पढ़ा करो कि अरे इतना सारा पढ़ना है, इसको एक नॉलेज समझ के पढ़ा करो, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और देखोगे सारी चीजें समझ में भी आएंगी। 1977 एक्ट वॉज पास टू गवर्न द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, किसके लिए था? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है? तो 6 ईयर होता है, याद रखना। और ये परमानेंट हाउस भी है। अगर पॉलिटी सेक्शन की बात करूं तो ये परमानेंट हाउस है, इसलिए कभी डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 साल पे नए मेंबर आते रहते हैं। 1/3 मेंबर का इलेक्शन हर नए 2-2 साल पे होते रहता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. शनमुगम चेट्टी। ये इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया का बजट रिप्रेजेंट किया था ऑल इंडिया रेडियो से। Which of the following amendment act provide the central council of minister including the prime minister not exceed the 15% of the total? It means जो मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, टोटल एमपी
का कितना परसेंट एक्सीड नहीं कर सकता है, तो 15%। ठीक है, तो ये एक्ट बात करता है एक्ट 2023। नहीं तो इसके पहले क्या होता था ना कि सबको मिनिस्टर बना दिया जाता था, किसी को मिनिस्टर बना दिया गया वाटर का, किसी को मिनिस्टर बना दिया गया रिवर का, किसी को मिनिस्टर बना दिया गया डैम का, किसी को बना दिया एनिमल का, किसी को एनिमल हस्बेंड्री, किसी को फार्मर, मतलब हर चीज में मिनिस्ट्री बना दी और इतने मिनिस्टर हो गए, मतलब सब एमपी मिनिस्टर ही हो गए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे रूल लाया गया 2023 का कि सिर्फ 15% से ज्यादा, टोटल एमपी के 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं होते, नहीं तो सबको मिनिस्टर ही बनना है, सबको पैसा ही कमाना है अगर देखा जाए तो, इसीलिए तो मिनिस्टर बनना है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल, तो एक तो टेक फील्ड से मैंने आप ले लिया कि टेक इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इससे रिलेट करके भी देख लो, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, एक तो ईवी चल रहा है, दूसरा सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, इन सब सारी चीजों को लेकर के ये सेक्टर भी काफी न्यूज में रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर इज व्हाट, इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो हैज विटनेस द रिकॉर्ड ग्रोथ 2023-2024, टोटल व्हीकल्स प्रोडक्शन रीचिंग 28 मिलियन यूनिट, the sector is transferring into the global manufacturing hub, especially for the electric vehicle जो काफी प्रमोट किया जा रहा है। Automobile industry was the decline in 1991 and subsequent opening of the 100% foreign direct investment via the automatic routes. This opened the door for the global manufacturer like Suzuki, Hyundai, Honda and set up the production unit India. Vehicle production increased in 2 million unit 1991, 1992, 28 million 2023, 2024. India's automotive industry has, तो ये पूरा देखो यहाँ पे डेटा दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो देखो ऐसी चीजों को ना, जो ऐसे डेटाज आर्टिकल्स आते हैं तो काफी अच्छे से पढ़ा करो, क्या हो रहा है, क्या पहले था, अब क्या है, क्या प्रोग्रेस हुआ, तो आपकी खुद की एनालिटिकल स्किल्स काफी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, नॉलेज इंप्रूव होगा, तो यही सब रीजन होता है इन सब चीजों के लिए। द बोकारो स्टील प्लांट वाज सेट अप इन इंडिया 1946 विथ, अब मेरा सेशन अटेंड करोगे तो इससे रिलेट करके आपको स्टैटिक की सारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि यहां से क्या क्या चीजें स्टैटिकली पूछी जा सकती हैं। तो सोवियत यूनियन के हेल्प से यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया था। What is our recent policy initiative to the government of India to promote the growth of manufacturing sector? Setting up national investment and manufacturing zone, providing the benefit and single window clearance, establishing the technology acquisition and development fund. तो I think all are correct, सारे चीजें इनिशिएटिव है इंडिया गवर्नमेंट की फॉर द करंट में इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए। टू विच सेक्टर डज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिलोंग? सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और क्वेनरी। कौन से सेक्टर? देखो ये बहुत सिंपल सा है, इंडिया की इकोनॉमी जब आप पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमी, तो पहला चैप्टर ही यही है कि डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो किस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और किस सेक्टर में कितने परसेंट का एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों चीजें आप नोट कर लो। इन दोनों चीजों को पढ़ना जब भी आप इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर है सेक्टर, राइट। जो परसेंटेज मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट रहता। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड? सो मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में तो आई थिंक इंडिया का फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ है, राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द NATRIP, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो देखो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस न्यूज से मैंने वो डिस्कस कर दिया। सो गाइज मैंने आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन लिया, ऑटोमोबाइल से लिया, लीगल जो करंट में चल रहा है उससे रिलेट करके सारे पैसेज, मतलब वेराइटी ऑफ टेस्ट जो होता है न्यूज का वो मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया। तो हर वीक में मैं इसी तरह से आपके साथ इंपॉर्टेंट 5 न्यूज को कवर करता हूं, उससे रिलेट करके करंट अफेयर्स ऑन स्टैटिक के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो अगर से आप कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका स्टैटिक और करंट दोनों इंप्रूव हो जाएगा। बाय द वे मेरा सजेशन रहेगा कि खुद से कम 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखो। कैसे न्यूज़ पढ़ने हैं आप इस सीरीज में देख सकते हो कि किस टाइप के न्यूज़ पे मैं फोकस करता हूं, उस टाइप के न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ा करो, आर्टिकल पढ़ा करो एंड ट्राई किया करो, उसके वोकैब, उससे इंग्लिश अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी एंड जीके भी आपका काफी बेटर होगा। ठीक है, सो होप सो गाइज दिस सेशन एंड अपकमिंग सेशन जो भी हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो कंटिन्यू कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो खन्ना अपॉइंट हुए हैं, तो वो नंबर आपको मेंशन करना है। मैं ऑप्शन फिर से आपको दे देता हूं, 51 नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं, 52 नंबर के हैं, 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। Okay, so that's it in this session guys. See you in next session. Till the time just revise and practice. Jai Hind.